Time now to bring you a big newsmaker from the campaign trail, the BJP President Rajnath Singh. Rajnath Singh, of course, is the candidate from Lucknow, but he's also hitting the headlines for invoking the Vajpayee legacy. And as part of that invocation, perhaps, Rajnath Singh reached out to Muslim clerics, creating a controversy with the Congress accusing the BJP of hypocrisy. Earlier, Rajnath Singh spoke to me on a range of issues, from Narendra Modi to Atal Bihari Vajpayee to Amit Shah to why he met with clerics. Here in Lucknow, the BJP has every reason to be upbeat. The latest opinion polls are predicting a 275 mark for them. But in Lucknow itself, remember, this is a seat which is still carrying the legacy of Atal Bihari Vajpayee, who was a member of parliament from here 5 times. Now, of course, it's the BJP party president Rajnath Singh who will be contesting from here. Joining us now at the end of a very, very long and tiring day of campaigning is Rajnath Singh himself. धन्यवाद राजनाथ जी, बहुत लंबा आपका दिन रहा है, आपने हमें समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। सबसे पहले आपसे पूछूंगी, क्या लगता है कितने एलाइज की जरूरत पड़ेगी, किस तरह से जो नंबर्स हैं आपकी असेसमेंट में ओवरऑल क्या है? मैं समझता हूं कि अब आगे हमको एलाइज की जरूरत नहीं पड़ेगी, जितने हैं उतने काफी रहेंगे। बीजेपी के साथ जितने हमारे एलाइज हैं इस समय, मैं समझता हूं कि वो पर्याप्त हैं। और आज कैंपेन ने जो मोमेंटम अब तक हासिल कर लिया है, उसमें 300 की भी पॉसिबिलिटीज को रूल आउट नहीं किया जा सकता। ये आपको लगता है कि इस स्टेज पे रूल आउट करना चाहिए? क्या पता बाद में जरूरत पड़ जाए? नहीं, बिल्कुल रूल आउट करने की कोई संभावना नहीं है। बट यू थिंक कि नहीं जरूरत पड़ेगी? कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पॉसिबिलिटी को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी स्वयं ही 272 प्लस सीट्स इसमें हासिल कर ले। लखनऊ की बात करें, यहां जिससे भी बात करें, अभी भी अटल बिहारी वाजपेयी की बात करते हैं। जाहिर सी बात है, यहां से 5 बारी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। आप यहां पर वाजपेयी जी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं, कि अपने नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, जहां तक वाजपेयी जी का प्रश्न है, वाजपेयी भी हम सभी के लिए, हमारे लिए भी, मोदी जी के लिए, हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए आज भी एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन के रूप में काम करते हैं। और जहाँ तक मोदी जी का प्रश्न है, मोदी जी इस समय देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और इस समय हमारे प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट हैं। बट नेचुरल है कि जो हमारी पब्लिक मीटिंग्स होती हैं, मैं जहाँ पर अटल जी के गवर्नेंस का जो परफॉर्मेंस रहा है उसकी चर्चा करता हूँ, वहीं पर एक ट्राइड एंड टेस्टेड लीडर के रूप में और जो कुछ भी उन्होंने डेवलपमेंट एज ए चीफ मिनिस्टर गुजरात में किया है उसकी भी मैं चर्चा करता हूँ। यह तारीफ गुजरात के डेवलपमेंट की केवल भाजपा का अध्यक्ष होने के नाते मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि राजीव गांधी फाउंडेशन ने भी 2008 में उनको वहाँ गुजरात के डेवलपमेंट की प्रशंसा की है। और यूएस की पार्लियामेंट की रिसर्च कमेटी ने भी अपने रिसर्च पेपर में लखनऊ में वाजपेयी जी का नाम ज्यादा है कि मोदी जी का? कोई कंपैरिजन कभी नहीं करता हूँ। नहीं, अटल जी हैं और नरेंद्र भाई हैं। आपसे इसलिए और राजनाथ सिंह है। आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपके एक और भी बड़े वरिष्ठ नेता हैं मुरली मनोहर जोशी, और उन्होंने 2-3 बातें रखी। आपने कहा वो मिसअंडरस्टूड हुई है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो है, मोदी फेस्टो नहीं है। इसमें मोदी जी के इनपुट्स हैं, लेकिन लाखों और कार्यकर्ताओं के भी इनपुट्स हैं। दूसरी बात उन्होंने कही, मोदी जी रिप्रेजेंटेटिव है, ये हाईली पर्सनलाइज चीज नहीं है, ये वेव मोदी जी के लिए नहीं है, बीजेपी के लिए है। सब लोग जानते हैं कि जोशी जी थोड़ा पहले मोदी जी की अपॉइंटमेंट के खिलाफ थे एज पीएम कैंडिडेट। एज अ पार्टी प्रेसिडेंट, आप क्या जोशी जी से थोड़ा नाराज हैं? क्यों नाराज होने का कोई सवाल ही नहीं। क्लैरिफिकेशन मांगी? मैंने क्लैरिफिकेशन मांगने का कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता है। मैं समझता बात तो की होगी, नहीं, बिल्कुल बात करने की भी कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने कोई बात नहीं की है। जोशी जी का जो स्टेटमेंट रहा है, मैं समझता हूँ कि उसका बिल्कुल रॉन्ग इंटरप्रिटेशन हुआ है। क्लैरिफिकेशन किसी का मांगने की कोई जरूरत ही नहीं है। और मोदी जी ने जो कुछ भी जोशी जी ने कहा है, मैं समझता हूं कि कहीं से उसे कोई गलत कुछ उसमें निकालने की कहीं पर कोई गुंजाइश शेष नहीं बचती है। मुझे तो यही लगता है। आप ये बताएं, आपके मुताबिक ये जो नंबर्स सर्वेज आपको दे रहे हैं, जो आप कहते हैं एक मोमेंटम है, ये एक मोदी वेव है कि बीजेपी वेव है? ये क्या है? नहीं, मैं समझता हूं मोदी और बीजेपी, इन दोनों को अलग करके नहीं देखा जा सकता। दोनों एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं।
दोनों को अलग करके नहीं देख सकते। प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हमारे हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। लेकिन हवा एक इंडिविजुअल के लिए है कि एक पार्टी के लिए? ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है, पुरानी परंपरा है कि हम बराबर जब भी लोकसभा का चुनाव आता है हम अपने प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट की घोषणा करते हैं। पहले हमने अटल जी को किया, फिर बाद में अडवाणी जी को किया, और इस बार जो हमने मोदी जी को किया है। तो बट नेचुरल है कि एडवर्टीजमेंट में अथवा कोई भी पोस्टर हो, बैनर हो, अथवा अपनी स्पीचेज हो, बट नेचुरल है उसकी जो मेरिट्स हैं उसकी हम चर्चा करते हैं। मैं दोनों को अलग करके नहीं देखता हूं, लेकिन इस सच्चाई को भी भारत ही नहीं दुनिया का कोई व्यक्ति इग्नोर नहीं कर सकता है कि देश के इस समय मोस्ट पॉपुलर लीडर यदि कोई है तो उस मोस्ट पॉपुलर लीडर का नाम है नरेंद्र भाई मोदी। ऐसे आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि आपको याद होगा कि छोटी सी कंट्रोवर्सी हो गई आपके ही ट्विटर अकाउंट को लेकर। एक पोस्टर पर आपने इमेज लगाया अपने ट्विटर अकाउंट पर, अब की बार मोदी सरकार, और एक पोस्टर का आया अब की बार बीजेपी की सरकार। इसमें क्या फर्क है? नहीं, फर्क कोई नहीं है, पर कंट्रोवर्सी तो हुई। आपने पहले बोला बीजेपी सरकार, उसके बाद आपने बोला मोदी सरकार। कोई हर्ज नहीं, तो क्यों नहीं एक स्लोगन का भी क्यों मोदी सरकार बीजेपी सरकार में कोई अंतर नहीं है। हमारी समझ ये है जिसको उसका रॉन्ग इंटरप्रिटेशन करना हो रॉन्ग इंटरप्रिटेशन करे। अच्छा, आप बात करें अभी तक कैंपेन जिस तरह से बीजेपी ने चलाई है, आपके मैनिफेस्टो में बहुत से लोगों ने कहा कि जो 90% फोकस है वो डेवलपमेंट के मुद्दों पर था, इकोनॉमिक्स पर था। होना भी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो माना जाता है कि वेस्टर्न यूपी के इलाकों में आपके सीनियर लीडर हैं अमित शाह, वो बदले की बात करते हैं, वो रिवेंज की बात करते हैं। पहले आप लोग डिफेंड करते हैं, फिर आप कहते हैं टेप्स डॉक्टर्ड है। अगर टेप्स डॉक्टर्ड है तो पहले डिफेंड क्यों किया? आप मुझे बताइए, अगर उन्होंने बदला लफ्ज इस्तेमाल किया, जो कि बाय द वे आजम खान ने भी किया, तो एज पार्टी प्रेसिडेंट आप इसको ठीक मानते हैं? अच्छा, ये बताइए, हेल्दी डेमोक्रेसी में जी किसी गवर्नमेंट ने, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट ने जी यदि बहुत सारे गलत काम किए हैं जी, देश की जनता को उन्होंने उसके लिए बिल्कुल परेशान कर दिया है, उनके सामने समस्याओं की एक लंबी फहरिस्त लाकर खड़ी कर दी है, तो हेल्दी डेमोक्रेसी में क्या कहा जाएगा कि ऐसी गवर्नमेंट को हटाने के लिए आप इस बार वोटों के माध्यम से आप बदला ले लीजिए और एक नई सरकार बनाइए। उनके कहने का मकसद यह था कि बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट के लिए आप, लेकिन फिर भी बीजेपी कहती है टेप डॉक्टर्ड हुई है। मैंने बीजेपी की चिट्ठी देखी है इलेक्शन कमीशन को, एक तरफ कहती है कि बदला हो सकता है। देखो, अब मैंने सीडी नहीं देखी है, मैंने देखी है, और बदला वर्ड वो यूज करते हैं। नहीं, ऐसा है कि दूसरी सीडी मैंने नहीं देखी है। पहली सीडी, एक बिजनौर की स्पीच है, एक शामली की स्पीच। पहली सीडी तो मैंने देखी है जी। अब जो कुछ भी हमारी पार्टी के लोगों ने लिखा होगा, तो मैं इतनी बात कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि हमारी पार्टी के लोग कभी इलेक्शन कमीशन को गुमराह करने की कोशिश नहीं करेंगे। उन्होंने बात की पिंक रेवोल्यूशन, नरेंद्र मोदी ने भी बात की कि भाई हमें पिंक रेवोल्यूशन नहीं चाहिए, हमें ग्रीन रेवोल्यूशन चाहिए। लेकिन जिस तरह की भाषा अमित शाह ने इस्तेमाल की, उन्होंने कहा कि यहाँ पशु अब दिखते नहीं हैं, और एक जमाने में जो भिखारी होते थे वो अब बुचर खानों से करोड़पति बन गए हैं। तो ऐसा लोगों को लगा कि मुसलमान समुदाय से उनका जिक्र नहीं कदापि, क्योंकि बुचर खाने तो ज्यादातर लोग चलाते हाँ, लेकिन केवल मुस्लिम ही नहीं चलाते हैं, दूसरे धर्मों के लोग भी वो चलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसकी विरोधी है, गोहत्या नहीं होनी चाहिए, हमारी ये मान्यता है। तो आपके मुताबिक ये कहना कोई अपराध तो है नहीं। आपके मुताबिक अमित शाह ने कुछ गलत नहीं किया? नहीं, मैं यह मानता हूं हमारी समझ से ऐसा कुछ गलत उन्होंने नहीं किया है। आप ये नहीं मानेंगे कि नरेंद्र मोदी और इलेक्शन कमीशन ने उसका कॉग्निजेंस लिया है अब, और मैं समझता हूं कि जो कुछ भी नोटिस उनको सर्व हुई थी उसकी जो भी उनको रिप्लाई करनी थी उन्होंने रिप्लाई अपनी कर दी है। आप ये नहीं मानते कि जहां पर बीजेपी एक तरह से प्रोजेक्ट कर रही है कि भाई हम डेवलपमेंट, हम विकास के मुद्दे, हम करप्शन और गवर्नेंस के मुद्दों पर ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, दूसरी तरफ अमित शाह के जिस तरह से बयान आए हैं वो उसको कॉन्ट्रडिक्ट करता है, स्पेशली बिकॉज बिल्कुल नहीं। इसी डेवलपमेंट और इसी गुड गवर्नेंस के लिए उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी में वोट के माध्यम से ही बदला लिया जा सकता है। यानी जिस गवर्नमेंट ने इस देश की जनता को छला है, धोखा दिया है, जैसा कहा था वैसा नहीं किया है, तो यही तरीका है कि वोट्स के माध्यम से ऐसी गवर्नमेंट से बदला ले लीजिए, यानी इनको गवर्नमेंट से हटाइए, सत्ता से हटाइए,
और दूसरी गवर्नमेंट लाइए। तो आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने तो जो पे बैन लगाया है वो आपको गलत लगता है? नहीं, ये डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस को बिल्कुल इसमें इग्नोर करने का सवाल कहां? डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस के लिए ही तो ये बात कही है कि गवर्नमेंट को बदलिए। इलेक्शन कमीशन ने जो एक बैन लगाया है उनकी रैलीज पर और आजम खान की रैली पे, तो आप इसको गलत मानते हैं? इलेक्शन कमीशन अथवा जुडिशरी के हम किसी फैसले पर कभी कोई कमेंट नहीं करते हैं। लेकिन बीजेपी ने किया, उनके आपके स्पोक्स पीपल ने किया। अब किया तो उसका जवाब दिया होगा, क्या दिया है। मैं जिस समय इलेक्शन कैंपेन में हूं, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। तो आप कह रहे हैं, लेकिन जहां तक हमारे लोगों ने जो कुछ भी जवाब दिया होगा उस पर मैं क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाहता। राजनाथ जी, एक एज पार्टी प्रेसिडेंट आपके लिए कठिनाई रही है टू कैरी द होल पार्टी टुगेदर? कोई कठिनाई नहीं, बहुत चैलेंजेस रहे हैं। अडवाणी जी के साथ चैलेंज रहे, वो रूठ गए। कोई चैलेंज अडवाणी जी गांधीनगर के मुद्दे को लेकर रूठ गए? बिल्कुल नहीं रूठे। पहले तो रूठे? बिल्कुल नहीं रूठे। पहले एकदम से नहीं माने। नितिन गडकरी और सुषमा स्वराज को उनको जाके मनाना पड़ा। बिल्कुल नहीं। आप कह रहे हैं बिल्कुल ही नहीं रूठे? बिल्कुल नहीं रूठे। वो भोपाल से नहीं लड़ना चाहते? अडवाणी जी हमारे कभी रूठते ही नहीं। तो पर ऐसे ही रेजिग्नेशन दे देते हैं, ऐसे ही मीटिंग पे नहीं आते, क्या बात कर रहे हैं? नहीं, क्यों? हर मीटिंग में सभी मौजूद रहे हैं, कोई आवश्यक होता है? क्या ये सच है कि वो भोपाल से लड़ना चाहते थे? नहीं। तो आप क्लैरिफाई करिए, क्या मामला? मैं क्लैरिफाई ये करना चाहता हूं कि उनको भोपाल से भी एक प्रपोजल मिला था। कैलाश जोशी जी जिस भोपाल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ते थे जी, वो मुझसे मिलने आए। उन्होंने अपने स्वास्थ्य के बारे में थोड़ी चर्चा की जी, और उन्होंने कहा कि मैं लड़ना नहीं चाहता हूं। तो उसके बाद हम मुझसे मिलने के बाद जब वो अडवाणी जी से मिले तो उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं, तो भोपाल की सीट से भी आप चुनाव लड़िए। अब यह चीज बिल्कुल मीडिया में फैल गई आग की तरह। ये सच है कि वो चाहते थे कि उनका ऑप्शन रहे, कि बाकी लीडर्स ने अपनी नहीं, ऐसा अडवाणी जी ने कुछ नहीं कहा। ऐसा अडवाणी जी ने कुछ नहीं कहा। जहां तक तो उनको मनाने की जरूरत क्यों पड़ी? नहीं, मनाने की जरूरत कोई सवाल ही नहीं, मनाने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने कहा कि अडवाणी जी हमारे बिल्कुल पार्टी के कद्दावर नेता हैं। इस पार्टी को बड़ा करने में उनका बहुत मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है। इसलिए अडवाणी जी जहां से भी चुनाव लड़ना चाहें, जहां से भी उनकी इच्छा हो, वो चुनाव लड़ सकते हैं। उसी बीच नरेंद्र भाई मोदी ने भी कहा कि अडवाणी जी, गुजरात से आपका बहुत ही पुराना रिश्ता है, लगातार आप यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, हमारी यही इच्छा है कि आप गांधीनगर से ही चुनाव लड़ें। तुरंत अडवाणी जी ने कहा कि नहीं, मैं गांधीनगर से ही चुनाव लड़ूंगा। जसवंत सिंह के बारे में क्या कहेंगे? मानवेंद्र सिंह के खिलाफ, उनके बेटे के खिलाफ भी एक्शन हो गई। आपने कहा इलेक्शन कमेटी का फैसला था। मुरली मनोहर जोशी कहते हैं भाई उस दिन तो कमेटी के सामने बात ही नहीं आई, ये पार्टी लीडरशिप और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने खुद फैसला ले लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। उस समय मुझे एथराइज किया था सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने जी, तो मैंने लोगों से बातचीत करने के बाद जो फैसला किया है। तो जो जसवंत सिंह जी कहते हैं कि राजा सिंह ने मुझे फोन पर बोल के कह दिया कि आप अब निकल जाइए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या करें कि जो पार्टी का एक एक्शन था? देखिए, जसवंत सिंह जी का मैं सम्मान करता हूं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन यदि कोई जानकारी देनी हुई तो टेलीफोन के माध्यम से दे दिया, तो मैंने कोई अपराध तो किया नहीं। वरिष्ठ नेता रहे हैं आपके बहुत सीनियर लीडर रहे हैं पहले। और मैंने पहले भी बतला दिया था, मैं सीनियर लीडर हैं, मैं मानता हूं सीनियर लीडर हैं। देखिए, क्या सीनियर लोगों के साथ जो है नेशनल प्रेसिडेंट टेलीफोन से बात नहीं कर सकता? तो आपको लगता है कोई आवश्यक है कि जाकर ही बात करे? वो कहते हैं थोड़ी रिस्पेक्ट दिखा सकते थे राजनाथ जी। नहीं, रिस्पेक्ट तो मैंने बराबर किया है। रेस्पेक्ट का जहां तक सवाल है, इस संबंध में उनको कोई आपत्ति कभी नहीं हो सकती है। जब कभी भी उन्होंने मेरे घर आने की पेशकश की है, मैंने कहा कि नहीं, आप नहीं आएंगे, मैं आऊंगा आपके घर। एक बार भी मेरे घर वो नहीं, उनको मैंने नहीं आने दिया है। मैं स्वयं उनके घर पर चल कर गया हूं। और किसी भी नेता की प्रतिष्ठा का मूल्यांकन इस आधार पर नहीं किया जा सकता उसको चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिला या नहीं मिला, इस आधार पर नहीं हो सकता। इतनी बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, किसी को चुनाव लड़ने के लिए की जिम्मेदारी सौंपी जाती है और किसी को संगठन की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। और चूंकि पार्टी गवर्नमेंट बनाने जा रही है तो उसमें भी तरह तरह की सबकी भूमिकाएं होती हैं। पर जो आपके बाकी लीडर्स हैं, जैसे सुषमा स्वराज ने उस समय बयान दिया कि ऐसा बहुत अनफॉर्चुनेट है कि ऐसा हुआ है, जोशी जी ने बयान दिया, तो ये जो एक फ्रिक्शन चल रही है पार्टी में, आप क्या बोलेंगे? कोई फ्रिक्शन नहीं है, सब फिक्सस है। यहाँ यूपी की बात करें, वरुण गांधी हैं, सुल्तानपुर से लड़ रहे हैं। पार्टी को क्या एम्बैरेसमेंट पहुंची कि उन्होंने राहुल गांधी की प्रशंसा करी? इस पे तो आपने अध्यक्ष होने के नाते क्लैरिफिकेशन मांगा। नहीं, पूरी तरह से मेनका जी ने भी इसको क्लैरिफाई कर दिया। मेनका जी ने तो लगा अपने बेटे को थोड़ी डांट लगाई।
कहा जा सकता है? माँ तो अपने बेटे को डांट लगा ही सकती है, कुछ भी कर सकती है, लेकिन उस संबंध में मैं समझता हूँ कि वरुण गांधी ने भी अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया। आप सेटिस्फाइड हैं उनकी क्लैरिफिकेशन से सेटिस्फाइड तो रहेंगे, पर थोड़ा एम्बैरेसमेंट पहुंचा कोई कि एम्बैरेसमेंट आप वहां, स्मृति ईरानी कह रही है कि राहुल गांधी ने कोई काम नहीं किया, कुछ नहीं काम किया, और उनके जो कजिन है वो कह रहे हैं अच्छा काम किया है। नहीं, हमको जल्दी कोई एम्बैरेसमेंट वगैरह कुछ नहीं होता। रायबरेली में उमा भारती तैयार थी, बाबा रामदेव भी चाहते थे कि वो सोनिया गांधी के खिलाफ लड़े। आपने क्यों फैसला किया कि एक लोअर प्रोफाइल कैंडिडेट को आप वहां खड़े, उमा जी को क्यों नहीं भेजा? नहीं, मैं उमा जी को 2 स्थानों से चुनाव नहीं लड़ाना चाहता था। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने पहले ही उनको झांसी से उनका कैंडिडेशन डिसाइड कर दिया था, इसलिए मैंने कहा कि नहीं, आपको झांसी से ही चुनाव लड़ना चाहिए। पर आप ये बात मानेंगे कि आपने कांग्रेस, और मैं ऐसा नहीं मानता कि वीक कैंडिडेट खड़ा किया आपने कांग्रेस? मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मैंने डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। राहुल गांधी मजबूत कैंडिडेट लड़ा है। आपको लगता है स्मृति ईरानी का कोई चांस है? क्यों नहीं, स्मृति ईरानी बहुत ही पॉपुलर लीडर है, उसकी पॉपुलरिटी पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जा सकता है। मजबूत कैंडिडेट लड़ाया है। लखनऊ की बात करते हैं राजनाथ जी, आप यहाँ के जो सीनियर क्लेरिक्स हैं, मुसलमान के लीडर्स के रिलीजियस लीडर्स हैं, उनसे भी मिलके आए हैं। उनमें कल्बे जवाद शामिल है, कल्बे सादिक शामिल है, खालिद रशीद साहब शामिल हैं। ये जो मीटिंग है, आप क्यों गए उनसे मिलने? क्यों? केवल मैंने उन्हीं से मिला हो ऐसा नहीं है। मैं सभी संत महात्माओं से भी मिलता हूँ जी। पहले मैं गया तो मंदिर में मैंने पहले पूजा की, मैं गुरुद्वारे भी गया, मैं मज़ार पर भी गया, और आज से नहीं जाता हूँ, बचपन से जाता हूँ। और मैं यह पूरी तरह से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मैं इंसान और इंसान के बीच नफरत अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन यह भी सच है, मैं किसी का अपीजमेंट कभी नहीं करूँगा। इसलिए लेकिन चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सबके साथ जस्टिस करूँगा, लेकिन अपीजमेंट किसी के साथ नहीं करूँगा। मैंने इनका एग्जाम्पल इसलिए लिया क्योंकि जब सोनिया गांधी इमाम बुखारी से मिली तो बीजेपी की बड़ी क्रिटिसिज्म आई, क्योंकि उसके बाद इमाम बुखारी का बयान भी आया कि सेक्युलर वोट, जिनको उन्होंने सेक्युलर वोट माना, वो स्प्लिट नहीं होना चाहिए। इस मीटिंग में और उनकी मीटिंग में क्या फर्क है? मैंने कोई अपील नहीं की। इलेक्शन के बीच में आप इनसे मिलते हैं तो पॉलिटिकल एक तरह से कॉन्टेक्स्ट तो आ ही जाता है। जो कुछ भी उससे जो कुछ भी इन्फ्लुएंस ड्रा करना हो कोई कर ले जी। लेकिन मैंने ये नहीं रिक्वेस्ट किया है कि पूरी कौम के लिए आप फतवा जारी करिए, ऐसा मैंने नहीं किया है। वह अपने मजहब के, अपने धर्म के एक मानिंदा लोग हैं, उनके गुरु हैं, उनके मौलवी हैं, जो कुछ भी हैं, बस उनको रेस्पेक्ट पे करने के लिए मैं गया था। और मैं रेस्पेक्ट पे करता हूं। आप ये तो मानेंगे कि इलेक्शन कैंपेन के बीच में ये जो मीटिंग है वो एपॉलिटिकल तो नहीं मानी जा सकती? उसका पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट तो है। मैं ऐसा है कि पहली बार मिला हूं ऐसा नहीं है। मैं इसके पहले भी जब इलेक्शन नहीं रहा है तब भी मैं शाही इमाम साहब से भी मिल चुका हूं पहले। आप ये नहीं मानेंगे? और जैसे मैं बतला दूंगा आपको कि मैं मुरादाबाद गजरौला के किसी गेस्ट हाउस में मैं रुका हुआ था, उस समय वह भी आए, शाही इमाम साहब आए। और मैं समझता हूँ गेस्ट हाउस में जाकर आप वहाँ के जो कुछ भी काम करने वाले लोग हैं, मैनेजर्स वगैरह हैं, उनसे बातचीत कर सकती हैं। बतलाया कि शाही इमाम साहब यहाँ आए हैं। तो मैं बाहर निकल रहा था तो लोगों ने कहा कि उन्होंने भी इच्छा व्यक्त की है मिलने की। मैंने कहा कि नहीं, वो धर्मगुरु हैं, इसलिए मैं स्वयं चलूँगा मिलने के लिए। और मैं गया, उनसे मिला, और मेरी बात सुन रहे होंगे तो मैं समझता हूँ कि इस पर यकीन करेंगे। क्या फर्क है? क्या फर्क है कांग्रेस की मीटिंग और इस मीटिंग में? क्या फर्क है? नहीं, मैंने कोई अपील करने की बात नहीं की। कांग्रेस में तो उन्होंने अपील किया, उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि इस संबंध में अपील की जानी चाहिए। जो भी ये इंटरव्यू है, मैं समझता हूँ कि वे लोग भी इसको सुनेंगे जिन लोगों से मैं मिला हूँ आज। तो मैं ये कम से कम, यदि मैं गलत बोल रहा हूँ, यदि कुछ झूठ बोल रहा हूँ, तो वो मान लेंगे कि राजनाथ सिंह रिलायबल ये पॉलिटिशियन नहीं है। मैंने कहा कि जो कुछ भी हमारी इस मीटिंग को वोट के साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, यह भी मैंने कहा है। उनको कहा? बिल्कुल कहा है, एकदम बिल्कुल। तो आप नहीं चाहते कि वो किसी तरह का बयानबाजी करें कि किसको वोट देना चाहिए मुसलमान वोटर को? नहीं, मैं किसी धर्मगुरु को यह मैं नहीं चाहूँगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई अपील कराने की कोशिश किसी भी पॉलिटिशियन को नहीं करनी चाहिए। और ये देख लीजिएगा, पहले भी नहीं किया है मैंने, और फ्यूचर में भी राजनाथ सिंह कभी नहीं करेंगे। लोग ये सवाल उठाते हैं कि बाबा रामदेव हैं, वो बीजेपी की बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, वो टिकट सिलेक्शन में भी उनका ओपिनियन आता रहता है। टिकट सिलेक्शन में उनकी कोई ओपिनियन नहीं आती है। नहीं आती। सुनिए, कभी कभी वो बतलाते हैं कि
लोग हमसे मिले थे, हमारे शिष्य लोग मिले थे, उनका कहना था कि वहां से वो एक फला कैंडिडेट बहुत ही मजबूत है। इतनी बात कहते हैं, तब फिर उसको हम लोग वेरीफाई करते हैं। पर मोदी जी के साथ उन्होंने रैली पे स्टेज शेयर किया है। क्या बुरा किया? नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि क्या स्पिरिचुअल लीडर्स जो हैं, हमारे योगी हैं, हमारे स्वामी जी हैं, हमारे मौलवी हैं, नहीं, उनको राजनीति से जुड़ जाना चाहिए किसी भी पार्टी के साथ? देखिए, वो गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, लेकिन वो नहीं कहते हैं कि मैं किसी संप्रदाय का, किसी उसका जो है मैं कोई एक गुरु हूं। योग के मामले में एक उनकी पहचान बनी हुई है, सारे देश भर में ही नहीं बल्कि सारे विश्व में उनकी एक पहचान बनी हुई है। ठीक है, आप ये एक बात बताइए, आपको याद होगा कुछ महीने पहले आप अपनी पार्टी की माइनॉरिटी सेल को एड्रेस कर रहे थे और आपने एक बयान दिया कि हमसे कोई गलती होगी तो हम माफी मांगने के लिए तैयार हैं। बहुत से लोगों को पहले लगा कि आप 2002 की माफी मांग रहे हैं, जो कि मोदी जी ने इनकार कर दिया। गलत लगा ना? आप व्हाट डिड यू मीन जब आपने ये कहा, और अगर आपका 2002 से जिक्र नहीं था तो व्हाट डिड यू मीन? नहीं, हमारा कहना है कि कभी भी यदि हमसे गलती होगी अनजाने में, तो उस गलती के लिए मैं किसी से भी क्षमा मांग सकता हूं। पर अगर आप आने वाली गलतियों के लिए क्षमा मांगने के लिए तैयार हैं, तो जो पीछे गलतियां हुई हैं उनके लिए क्यों नहीं? पीछे गलती हुई हो तब ना। सवाल तो यह है, पीछे यदि कोई गलती हुई हो, कोई मुझे बतलाए ना कहां गलती हुई है। तो आप 2002 के बारे में बात नहीं कर रहे? 2002 क्या, 2002 के पहले वहां दंगे नहीं हुए हैं गुजरात में? नहीं, जब आप बात कर रहे थे तो आप 2002 के नहीं कर रहे। कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर वहां पर गुजरात में थे, उस समय भी दंगे हुए थे। और ठीक है, जहां तक नरेंद्र भाई का सवाल है, वो माफी तब मांगते जबकि ये चीफ मिनिस्टर जो उन्हें अपना रोल प्ले करना चाहिए था दंगे को रोकने के लिए, उन्होंने रोल प्ले न किया होता। लेकिन मैं बार बार ये कहता हूं कि जब कभी इस प्रकार की कोई घटनाएं बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में अनफॉर्चुनेटली यदि हो जाती हैं, तो बराबर ये कांग्रेस पार्टी जो देश की सबसे बड़ी कम्युनल पार्टी है और अंग्रेजों की जो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी, भारत को आज़ादी हासिल हो जाने के बाद अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अडॉप्ट किया है, तो कांग्रेस ने अडॉप्ट किया है। क्या कांग्रेस की यह जिम्मेदारी नहीं बनती थी? इंडिपेंडेंट इंडिया में 667 ईयर्स के इस इंडिपेंडेंस में 55 ईयर्स तक अप्रॉक्सीमेटली रूल किया एक ही पॉलिटिकल पार्टी ने। सोशल हार्मनी स्टेब्लिश करना, कम्युनल हार्मनी स्टेब्लिश करना, क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं थी? सोनिया गांधी ने एक टेलीवाइज्ड एडवर्टाइजमेंट में बोला है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर आप वोट देंगे तो ये हमारी जो एक हिंदुस्तानियत है, एक हिंदुस्तानी कल्चर है, हमारी भारतीयता है, उन्होंने भारतीयता का लफ्ज इस्तेमाल किया, हमारी भारतीयता है वो सिक्योर नहीं रहेगी। पहले भारत के कल्चर को समझना चाहिए। आप कह रहे हैं सोनिया गांधी भारत के कल्चर को नहीं समझती? नहीं, भारत के कल्चर को समझने की कोशिश करना चाहिए। भारत के कल्चर को मानने वाले लोगों ने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है। द होल वर्ल्ड इज आवर फैमिली, सारा विश्व ही अपना परिवार है। कृण्वन्तो विश्वमार्यम का संदेश दिया है भारत के कल्चर को मानने वाले लोगों ने, कि हम तो आर्य हैं, सारे विश्व को हम आर्य बनाएंगे, श्रेष्ठ बनाएंगे। यह संदेश दिया है भारत की संस्कृति ने। भारत की संस्कृति को समझने की कोशिश करें, और इसी भारत की संस्कृति पर ही आधारित हमारी आइडियोलॉजी है, हमारी दार्शनिक अवधारणा है, हमारा पॉलिटिकल थॉट है, हमारी राजनीतिक विचारधारा है। तो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस आप कह रहे हैं कि कांग्रेस और सोनिया गांधी भारतीय संस्कृति को नहीं समझती? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय संस्कृति में ऐसा होता है, लेकिन निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। राहुल गांधी ने बयान दिया कि गुजरात मॉडल नहीं, एक टॉफी मॉडल है। वो कहते हैं कि गौतम अडानी को जिस तरह की टॉफियां दी जा रही है नरेंद्र मोदी की तरफ से, वो एक ही बिजनेसमैन को प्रमोट करते हैं। हर स्टेटमेंट पर मैं रिएक्ट नहीं करता हूं, जो रिएक्ट करने लायक होते हैं उसी पर रिएक्ट। आप कह रहे हैं ये एक सीरियस एलिगेशन नहीं है, इस पे रिस्पॉन्ड करने का जरूरत नहीं है? नहीं, मैं उसका बिल्कुल कॉग्निजेंस ऐसे स्टेटमेंट्स का लेता ही नहीं हूं। दूसरी तरफ उमा भारती का बयान आया कि अगर बीजेपी की सरकार आई तो रॉबर्ट वाड्रा जेल जाएंगे। आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। हर स्टेटमेंट पर मैं रिएक्ट नहीं करता हूं। आखिर में आपसे पूछूंगी, बहुत ही एक पर्सनलाइज कैंपेन हो गई है। एक तरफ है कांग्रेस जो नरेंद्र मोदी की एक मैरिटल स्टेटस को लेकर इलेक्शन कमीशन पहुंच गई है, दूसरी तरफ से अब बीजेपी वाले कह रहे हैं अगर आप ऐसा बोलेंगे तो हम भी ऐसा बोलेंगे। ये कब से हो गया चुनाव में कि लोगों की निजी जिंदगियां एक पॉलिटिकल इशू बन गई? कांग्रेस ने, मैं समझता हूं, बहस के स्तर को जितना नीचे गिराने का काम कांग्रेस ने किया है, मैं समझता हूं स्वतंत्र भारत के इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। किसी पॉलिटिकल पार्टी को कांग्रेस के कद्दावर नेता चोर कहेंगे, जहरीली पार्टी कहेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी ने कभी कांग्रेस को कहा है?
पर भाषा तो दोनों तरफ से ही एक तरह गिर जैसे रही है। हमारी तरफ से भाषा क्या थी, मैं वो जानना चाहता हूँ। जब शहजादा आप कहते हैं, मोदी जी शहजादा कहते हैं। आज मैं जिन लोगों से मिलने गया था, जब अपने बच्चों का वो परिचय करा रहे थे, तो उन्होंने कहा ये जो है मौलवी साहब के शहजादे हैं। हम लोग बच्चों को अपने गाँव में भी एक दूसरे के बच्चे का परिचय कराते हैं कि दूसरे से, कि तो कहते हैं कि फला व्यक्ति के शहजादे हैं। शहजादा ये डेरोगेटरी रिमार्क नहीं है। नहीं है जी, बिल्कुल। तो जब नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को शहजादा कहते हैं तो कोई हर्ज नहीं। प्यार से तो शहजादा नहीं कह रहे। प्यार से ही शहजादा कहा जाता है। जो भारत को नहीं समझते हैं वे ही लोग इस प्रकार की उल जुलूल बातें करते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन, लखनऊ की बात करें, यहाँ माना जाता है लालजी टंडन थोड़े नाराज थे। क्या बात है। आपके साथ तो जाते हैं सारी इस आयु में जितना परिश्रम कर रहे हैं हमारे श्री लालजी टंडन जी, मैं तो सचमुच इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। शायद उस आयु में यदि मैं रहूं तो मैं इतना परिश्रम नहीं कर सकता। पर थोड़ी जो सीट्स और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर बीजेपी में अंदरूनी लड़ाई चल रही है, उसके बारे में क्या कहें? लड़ाई चले तब न मैं आपसे चर्चा करूं। राजनाथ जी बहुत बहुत धन्यवाद। काम करना चाहिए पार्टी के। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।